नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाल विकास का चैप्टर चल रहा है और आप लोगों को पता है बाल विकास शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी में 30 सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 30 प्रश्नों का हम यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह तीसरा दोस्तों है क्लास आपके बाल विकास यानी कि बाल विकास एंड पेडागोजी की क्लास। तो टारगेट हमारा दोस्तों है 30 ऑफ 30। फ्री नोट्स एंड पीडीएफ फाइल भी आपको साथ मिल रहा दोस्तों, और इन्हें आपको रट लेना। अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। चाहे मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की बात करें, सी टेट, यूपी टेट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग जो है क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग, सभी कैंडिडेट, सभी भाई बहन एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रश्न पहला दोस्तों यह है, और इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट या लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके वंदोर और वाल्टर्स ने किया था। सभी लोग नोट कर लेंगे, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव प्रश्न आ गया दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है आपका विकास के संबंध में। तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, पहला यह कथन दिया गया है। और दूसरा कथन आपका दिया गया है कि वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। और तीसरा यह कथन है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो तीसरा कथन आपका जो है असत्य दिया है, यह सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी बच्चे के वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है नहीं कर सकते हैं, तो आपका यह सत्य नहीं है। और विकास हमेशा समान से विशेष की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल से इम्पोर्टेंट की ओर जो आपका क्या है विकास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। अगर बालक जो है उच्च प्राथमिक स्तर का है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? कार्यों को शीघ्रता से करना विशेषता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना विशेषता है, और आपकी सफलता को अनुभव करने की चाह रखना विशेषता है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता डेटिंग करना नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, जो आपकी प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रतिद्वंद्वात्मक क्या दिया गया है? प्रतिद्वंदात्मक। तो आप लोग समझ सकते हैं कौन सी ऐसी अवस्था होती है जहाँ प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था या बाल्यावस्था होगी, दो में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वह आपका होता है बाल्यावस्था। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर किशोरावस्था कर लेते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदात्मक जो समाजीकरण की अवस्था कहलाती है वह आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्य हट कहते हैं ना, जो बाल्यावस्था होती है हठी अवस्था होती है। बालक इस अवस्था पे बहुत हट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग, सभी कैंडिडेट, सभी मेरे प्यारे मित्र एक बार सभी को वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। क्वेश्चन यह है दोस्तों, निचली कक्षाओं में बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौने को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। निचली कक्षाओं में यानी छोटे कक्षाओं में छोटे बच्चे जो होती हैं विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों क्या करते हैं, एक दूसरे को साथ मिल बांट कर खेलते हैं। और इससे क्या है, बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? जब मिलजुल कर खेलते हैं तो बच्चों में सामाजिकरण की जो विकास होता है वह होता है एकता एवं सहयोग की भावना। मिलजुल कर खेलना यानी कि एकता हो जाती है और साथ में खेलना सहयोग की भावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। और अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया जा रहा है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और
एवं उनमें विभेद करने लगता है। यानी बच्चा की ऐसी कौन सी अवस्था है, पियाजे जी के अनुसार, पियाजे जी ने बच्चों की 4 अवस्थाएं महत्वपूर्ण बताई हैं, और उन अवस्था में एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो वह आपकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी दोस्तों अवस्था है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों को नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे जी ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाना उन्होंने क्या है? सात्मीकरण कहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न आ गया। तो पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है आपकी, इसके बाद आइए फिर जानेंगे कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना विशेषता है, और बालक के मनोविज्ञान को समझना विशेषता है, और बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना विशेषता है। लेकिन जो सी ऑप्शन दिया गया है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो सी ऑप्शन जो है आपकी विशेषता नहीं है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही सतना ज़िले में, और अगर आपके यहाँ भी हो रही तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि इतने बारिश और मुश्किलों के बावजूद भी दोस्तों हम आप तक वीडियो पहुँचाते हैं। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क में, तो वीडियो लेट हो सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सपना है शिक्षक बनने का, वो आपको लेट नहीं हो सकता है। वो एक सरकारी सीट आपको मिलेगी, वीडियो भले भी लेट आए लेकिन क्लास ज़रूर होगी दोस्तों। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एक बालक जो है जिसकी आयु है आपकी 15 वर्ष, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धिलब्ध क्या होगी? आप लोग जानते हैं बुद्धिलब्ध से एक क्वेश्चन हर शिक्षक भर्ती, हर टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धिलब्ध कितनी मानेंगे? 100 मानेंगे, 110, 120 या आपके 140 मानेंगे? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस प्रकार के जो IQ बुद्धिलब्ध होता है, इसके एक निकालने के लिए एक सूत्र होता है IQ। इसका होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100। यानी कि इसमें जो है मानसिक आयु कितनी है आपकी 18 वर्ष है, और वास्तविक आयु आप कितनी दी है 15 वर्ष। तो बटे में 15 कर लेंगे और गुणे में आप 100 कर लेंगे, आपकी क्या है बुद्धिलब्ध यानी IQ निकल आती है। जैसे 15 को हम 5 से काटेंगे, 5 नहीं 15, और 20 को काटेंगे 20 पंचे 100 आएगा। फिर 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 6 गुणे आपका 20 बचता है। 6 गुणे 20 करेंगे कितना होगा? 6 गुणे 20 करिए आप लोग, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 120 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको 120 दिया है, ऑप्शन पे जाएंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग देखेंगे सी ऑप्शन में है, तो कुछ नहीं करना। अगर बुद्धिलब्ध IQ पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु कर देना है आप लोगों को, और गुणे में 100 कर देना है, आपकी बुद्धिलब्ध यानी कि IQ निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर भी मैं वीडियो रोकूंगा नहीं, वीडियो बिल्कुल जारी रहेगा, और वीडियो क्लास आप तक जरूर पहुंचेगी। मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंच रही होगी। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी मित्रों को जय हिंद। दोस्तों, प्रश्न यह कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? यानी किसी बच्चे को बुद्धिलब्ध और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता लगाना हो तो ऐसे आपको कथन में से किस से पता चल जाएगा? तो आइए कथन के माध्यम से देख लेते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर है कि उपरोक्त सभी के बुद्धि परीक्षण के महत्व को पता लगाया जा सकता है। अपना आंसर क्या कह रहा है कि सभी मत जो है सही यहाँ पे दिए गए। अब मत आइए देख लेते हैं, कथन आइए देख लेते हैं कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। ये भी सही बात है। और आपके अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो आपकी बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो ये आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दे दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और प्रश्न यह कि दोस्तों आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। दोस्तों यह बाल विकास पेडागॉजी क्लास चल रही है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी कि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30, तो हम 30 क्वेश्चन डेली ला रहे हैं और ये 500 क्वेश्चन का MCQ चल रहा है। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, यानी कि हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर। जब आप इतना स्कोर क्रैक करेंगे तो एक सरकारी सीट आपकी पक्की है दोस्तों। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। तो शिक्षक को शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से सचेत रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। अब चिंतन की दृष्टि से आप लोग बताइए किसी बच्चे में जो है सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाएगा, प्रत्यात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। तो चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है वह होता है तार्किक चिंतन। क्या दोस्तों चिंतन की दृष्टि से देखा जाए बच्चे में सर्वश्रेष्ठ जो चिंतन होता है वह कहलाता है तार्किक चिंतन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको सत्यता की ओर चलना है, सत्य कथन की ओर चलना है। तो पहला जो कथन दिया गया है दोस्तों कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह पहला कथन सत्य दिया गया है कि स्त्रियों का हस्तलेख जो होता है लिखा हुआ पुरुषों के अपेक्षा अच्छा होता है, ये प्रैक्टिकली और विज्ञान भी मानता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और पहला ही कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को क्या है, काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उनको कौन सा कार्य करना चाहिए दोस्तों। शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान शिक्षकों को शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए और ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको समझने का प्रयत्न जो है सबसे पहले किसने किया था। तो गाल्टन ने सबसे पहले किया था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने सबसे पहले किया था, गाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है दोस्तों। तो सबसे बेहतर तरीका होता है ग्रेडिंग पद्धति द्वारा। शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होती है वह ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करके होती है। यानी ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका माना जाता है और सबसे बेहतर तरीका भी है। अगला प्रश्न है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति में से किस अवस्था की ओर संकेत करते हैं। यानी अनुकरण करना और फिर उनको दोहराने की, लेकिन की जो तीव्र प्रवृत्ति होती है अनुकरण और दोहराने की, किस अवस्था की ओर संकेत करती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो अनुकरण एवं दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति होती है वह शैशवावस्था की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों जानना जरूरी है कि उद्देश्य कौन कौन से हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो सी ऑप्शन दिया है कि अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ये आपका नहीं है। बाकी जो बोधात्मक
मनोप्रेरक, भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना और आपका याद रखने में बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये सभी आपके व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये आपका उद्देश्य नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही बाल विकास के प्रश्न आना है, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। ऐसे ही आपके सीडीपी के प्रश्न आने हैं। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर आप अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, अगर बच्चा वह अनुसूचित जाति का है, अगर वह छात्र अनुसूचित जाति का है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार आप लोग करेंगे या कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता करनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? अगर आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? सबसे कम लाभ किनको होगा भैया? जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। जो पढ़ने में सबसे उच्च स्तर के हैं, तो उनको सरल बनाने के लिए जब आप दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, उनको कम लाभ होता है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो आंखों में अधिक देख पाते हैं, ये ऑप्शन होता कि जो आंखों में नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए दृश्य सामग्री का कोई नाम ही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पेडागोजी शिक्षण शास्त्र यही कहता है जो बेस्ट ऑप्शन हो वही सही होता है। तो इनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का क्या होना चाहिए? कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो वह हो जाएगा आपका दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अधिगम के प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके कर्ट लेविन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कर्ट लेविन के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वह होता है भाषा संप्रेषण में निपुणता। अगर वह भाषा संप्रेषण में निपुण है तो बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता का विकास आवश्यक माना जाता है। आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? समाधान की अंतर्दृष्टि विधि से, जो आपके समाधान की अंतर्दृष्टि विधि है उसके संबंध में आपको यह बताना है किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग जो है उल्लेखनीय है। तो कोहलर के द्वारा जो वन मानुषों पर प्रयोग कर उल्लेखनीय आपका माना जाता है। कोहलर ने वन मानुषों पर प्रयोग किया था समाधान की अंतर्दृष्टि की विधि के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोस्तों, किसी बालक का व्यक्तित्व जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है? अगर कोई बालक है उसका व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप होगा, गुणात्मक प्रतिरूप होगा, ऋणात्मक प्रतिरूप होगा या आपके धनात्मक प्रतिरूप होगा। तो किसी बालक के व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है? वह गुणात्मक प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता जो हो सकती है वह आपकी कौन हो सकती है दोस्तों?
तो वह हो जाएगी राइट आंसर। क्या हो जाएगा आप लोगों का, आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। राइट आंसर सीधे डायरेक्टली हम आंसर पे आएंगे कि अनुभव युक्त जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार स्टडी करते हैं कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता जो मानी जाती है वह आपकी इस सिद्धांत की सहायता से जो है शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। और अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। अगर समावेशी शिक्षा को शामिल कर लिया जाता है तो वह किनको जो है शामिल कर अपने उद्देश्यों की प्राप्त कर लेती है। तो समावेशी शिक्षा दोस्तों समान एवं अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। समावेशी शिक्षा सभी लोग समझ गए होंगे। समावेशी शिक्षा के बारे में प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो समावेशी शिक्षा समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेती है। तो ये रहे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दो प्रश्न और रह गए हैं आज की क्लास के कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। अगर पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता है वह क्या कहलाती है, तो वह आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है। अगर पढ़ने के संबंधी कोई बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, उसमें यह अक्षमता पाई जाती है, उसके क्षमता नहीं कि वह पढ़ पाए। देखो दोस्तों अक्षमता किसे कहते हैं, जो बच्चा उसमें क्षम न हो, उसमें परिपूर्ण न हो, वो चीज़ न कर पाए, वो अक्षम कहलाता है। अक्षमता हो जाए, उसके पास क्षमता नहीं है, यानी उसके पास क्या है, लेस है। क्या लेस है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता, वो आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है। और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित। तो यहाँ से एक दो प्रश्न आ जाते हैं, तो इनका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप डेली हमारे व्यूअर हैं और डेली क्लासेज अटेंड करता हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डेली क्लासेज में हम महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट भी लेकर आते हैं कि महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए, महत्वपूर्ण आपके जो भी कंसेप्ट होता है जहाँ से प्रश्न 100 to 100% आते हैं, तो वो कंसेप्ट अलग करके आपको पढ़ाया जाता है। वह वीडियो कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे, जो प्रगतिशील शिक्षा है दोस्तों उसके पक्षधर कौन थे, जीन पियाजे जी, फ्रायड, जॉन डेवी या मन। तो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर कौन थे, वह जॉन डेवी थे। सभी लोग नोट कर लेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर कौन रहे हैं, तो जॉन डेवी रहे हैं। और दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये 30 क्वेश्चन आपके जीवन बदलने वाले होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30। और जितने भी भाई बहन, जितने भी कैंडिडेट शिक्षक बंधु नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जाएँ सभी कैंडिडेट प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी को ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी और आपके एग्जाम आपके पैटर्न सिलेबस के आधार पर मिलेंगे। क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर केवल शिक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। फ्री मटेरियल नोट्स आपको सब कुछ टेलीग्राम में मिलता है, ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद यही है, ईश्वर से दुआ है, कामना है कि आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। और ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। यूट्यूब चैनल ये एक परिवार है दोस्तों, कोई चैनल नहीं है, ये एक सपना है। इनमें लाखों लोगों का सपना जुड़ा हुआ है और इन सपनों में आप और हम भी आते हैं। तो ज़रूर इसे एक बार शेयर और हज़ारों बार लाइक करें। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।